तो एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, और अगर एंगल 0 डिग्री होता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या रहता है मैक्सिमम, क्या रहता है मैक्सिमम। कोई कंफ्यूजन? चलिए 14 के बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा 15। आप लोगों ने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है पूछने। हाँ जी बोलिए, बोल जो है डाउट वो पूछ फटाफट। डाउट नहीं है तो 15 लिखा है। अरे तो वो बीच में बोल रहे ना रह गया है P और Q। अब देखिए क्या दिया हुआ है, मैन ट्रेवल्स 1 माइल ड्यू ईस्ट, 5 माइल ड्यू साउथ, 2 माइल्स ड्यू ईस्ट एंड फाइनली 9 माइल्स ड्यू नॉर्थ। अब ये तो इजी क्वेश्चन है यार, क्या करना है आपको, अब हर को वेक्टर की तरह लिखो। पहला वेक्टर ये वेक्टर किधर जा रहा है, वो ईस्ट में कितना है अमाउंट, ईस्ट मतलब आई क्या। दूसरा किधर जा रहा है, कितना 5 साउथ में जा रहा है तो माइनस जे क्या 5 माइनस जे क्या। तीसरा वापस से किधर गया ईस्ट में ना, तो 2 आई, और फिर वापस से फाइनल किधर गया नॉर्थ में गया, मतलब 9 जे क्या बरोबर। क्या करना था, ईस्ट में जा रहा है तो इसका आई कैप लगाओ, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। अब इनको क्या कर दो, सबको ऐड कर दो। क्या कर दो, इन सबको ऐड, वेक्टर एडिशन कर लो। अब वेक्टर एडिशन आराम से बिंदास करो। 1 आई कैप को आई कैप से ऐड करना है, जे कैप को जे कैप से ऐड करना है, खत्म। तो 1 + 2 कितना हुआ 3 आई कैप, ये हुआ +4 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, R = √3² विच इज 5। आंसर क्या आएगा। अब आप बोलोगे सर डायरेक्शन भी बताओ, तो डायरेक्शन से तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन डायरेक्शन बतानी होगी तो कौन सी होगी। देखो आई कैप जे कैप आ रहा है, इन आई कैप एंड जे कैप, मतलब नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे 15 डन। उसके बाद में 17 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, मेरे लिए नहीं करवा रहा हूँ। पूरा 100% फोकस चाहिए। मेरे को तो आते हैं, मेरा रिवीजन नहीं चल रहा है, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है अभी तक, है ना। हम बाकी बैच से पीछे हो गए बहुत। V8 बैच में मेरा स्टूडेंट 1 ईयर कैलिपर खत्म हो गया, जो V8 मतलब जो आपसे कम से कम 20-25 दिन बाद आया हो। तो इसलिए थोड़े दिनों में आपके बराबर V9 आ जाएगा। तो हम ऐसे स्पीड में चले तो फिर अगले साल तक तो एक ही चैप्टर खत्म करना है। थोड़ा इसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप सोचोगे कि हर क्वेश्चन क्लास में डिस्कस, और डिस्कशन भी हो रहा है जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, बिना कोई इंटरेस्ट के, बिना कोई हाँ ठीक है बस हम सॉल्व करके दे दो। ऐसे सॉल्विंग तो बुक के पीछे सॉल्यूशन में मिल जाएगा, तो वो नहीं होना चाहिए ना। थोड़ा देखो, इंटरेस्ट लो, बोलो, फटाफट क्विक होता है उससे, इधर से उधर बात करने में नहीं होने वाला। 17th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। अब रिजल्टेंट दिया हुआ है दो फोर्सेस का, F1 F2 का क्या है P। अगर मैंने F2 को रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट क्या हो गया Q। तो आपको बताना है कि P² + Q² वाली टर्म जो है वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ F1 F2। तो आपके पास पहला जो फोर्स दिया हुआ है P जो है वो किसका रिजल्टेंट है, P वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो दैट इज एडिशन ऑफ F1 + बराबर लिखा है। वही नया वेक्टर मिला Q वेक्टर क्या है, वो सब्ट्रैक्शन है। किसको रिवर्स किया हमने F2 को, तो वो क्या हो जाएगा F1 + रिवर्स ऑफ F2। रिवर्स ऑफ F2 मतलब, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं F1 वेक्टर माइनस F2 बराबर। अब आपको P² + Q² चाहिए, क्या चाहिए मतलब आपको यहाँ पर बेसिकली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो क्या होगा P² = या P = फॉर्मूला क्या है मैग्नीट्यूड का, ये इधर वाले बेटा कुछ मुंह में खा रहे हैं हम लोग, जुबा केसरी है क्या, अभी बोल नहीं पाएंगे आप, ऐसे करना पड़ेगा, बोलो भाई। जिंदा लाश है यार तुम्हारी।
थोड़ा एक्टिव रहोगे तो मजा आता है, तो ये सोए हुए रहते हैं बस। ये आएगा हमारा, क्या है इसके अंदर, थोड़ा एक्टिव रहो। तुम्हारे बैच का हर टीचर के मन में यही माइंडसेट आ गया है, एकदम सुस्त बैच। दीपेन सर भी आके ये बोलते सोचो, जो जिनको बायो बैच से एकदम दिलो जान से लगाव रहता है, वो भी बोलते हैं सुस्त है भी, थोड़ा एनर्जेटिक रहो। फिजिक्स वाले तो चलो छोड़ो, हमारे तो आदत से बढ़ गई है बायो में हमें। हाँ, लेकिन तुम्हारे जो सीनियर है जो है वो उसमें वो एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। मतलब अगर सबसे ज्यादा अगर हमें मजा आता है किसी बैच में तो वो तुम्हारे सीनियर है जो है देवन बैच, बहुत एक्टिव है। सारे क्वेश्चन करने में मामले में एक्टिव है, क्लास में प्रेजेंस में एक्टिव, हर चीज में एक्टिव वो। और उसमें वही उनका ग्रुप भी बहुत अच्छा बन गया है, बहुत सारे बच्चों एकदम वहाँ पे वो इकलौता ऐसा बैच है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो है वो जिनका स्कोर 500 के ऊपर आ रहा है, और कॉन्स्टेंट हमेशा, बिकॉज वो एनर्जी क्लास में, वो वाइब है। वो वाइब मिस आउट हो गई ना तो तुम ऐसा बस आओगे बैठोगे और चले जाओगे। वो वाइब इम्पोर्टेंट क्या था, आ गया पी स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग किया हमने, तो वो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो टू F1 F2 cos थीटा। सिमिलरली इधर भी दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, जो स्क्वायर रूट हट जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2 माइनस। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं इन दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड, तो इन दोनों को ऐड करो, देखो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर कितना होगा, 2F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। क्लियर? तो आ गया तुम्हारा आंसर। क्लियर? तो दिस इज योर 17th क्वेश्चन। नाउ 19 पढ़ो, देखो 19th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, A ball has a dimension 10 into 12 into 15. A fly starting at a one corner and ends up at the diametrically opposite corner. The magnitude of the displacement is. तो अब हुआ क्या, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ है वो, और कहाँ जाना है उसको, उस कॉर्नर, यस और नो, ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो बेसिकली होगा क्या इस केस में, इसमें आपको x की भी जरूरत है। अब वो पॉइंट जो है वो कॉर्नर है, उसके पास तीनों डायरेक्शन, x, y और z। उसके पास x कॉर्नर भी होगा, x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा और z कोऑर्डिनेट भी होगा। तो देखो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर, विजुलाइज हो पा रहा है हम लोगों को बरोबर। यहाँ से कहाँ पहुँच गया वो, यहाँ, बरोबर। अगर मैं इसको ये एक्सिस देखता हूँ, ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये मान लेता हूँ मैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, राइट। क्या दिया हुआ है, देखो एक्स, वो हमारे पास डायमेंशन कितना दिया हुआ है, हाँ, तो एक्स ये जो लेंथ है वो कितना है, 10 मीटर, वाई एक्सिस कितना है, 12 मीटर, और ये कितना है, 14 मीटर। तो मैं अगर आपसे पूछूं इसका कोऑर्डिनेट जो है वो कितना होगा, बताओ। ये जो पॉइंट है, ये तो चलो ओरिजिन हो गया हमारा, यहाँ से शुरू हुआ ओरिजिन से यहाँ पहुंचा है, तो इसके पास देखो एक्स में गया कितना है हमारे पास 10, y में कितना गया, देखो ये जाने का रास्ता देखो, x में आया कितना 10, y में वापस से गया कितना 12, और y से z में गया वापस से कितना 14। क्लियर हो गया है? क्या मैं वेक्टर फॉर्म में पहुंच गया हूँ उसके पास में। देखो क्या हुआ, पहले में x में गया कितना 10 मीटर, फिर y में गया कितना 12 मीटर, और फिर z में गया कितना 14 मीटर। क्लियर हो गया है? तो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, x में गया 10 मीटर, i कैप प्लस डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, है ना। आपको जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सीधा डिस्टेंस से काम होने वाला नहीं है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा।
फिर उसके बाद आप कितना गए 12 मीटर इधर जे कैप और फिर ऊपर गए कितना 14 मीटर जे कैप। वही कंफ्यूजन। अब आई थिंक सबको समझ गया होगा। अब हमारे को क्या करना है, अगला इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है? तो मैग्नीट्यूड R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो पिक ले लो फटाफट। बेटा 20 वाला तो नहीं कराने की जरूरत होनी चाहिए। ए और बी को ऐड करो, रिजल्टेंट निकालो उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेरी गुड डाउट 20 वाला। अब 22 देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर। अब ये भी बहुत ही शानदार डाउट है। ए वेक्टर, ए इज अ वेक्टर एंड एक्स इज ए नॉन जीरो स्केलर। क्या दिया हुआ है, एक्स इज अ नॉन जीरो स्केलर। अब क्रिकेटर तो अभी तू बॉल बन जाएगा, मेरे हाथ में बैट आ जाएगा, आराम से फ्रंट फुट पे जाके जो है सीधा ए वेक्टर दिया हुआ है, पर हमें अभी तक तो हमें वो जरूरत ही नहीं पड़ी गई है, सीधा क्रॉस प्रोडक्ट से वैल्यू मिलती है। ए वेक्टर, ए इज अ वेक्टर एंड एक्स इज अ नॉन जीरो स्केलर। तो आपको बताना है कि एक्स इंटू ए जो है वो क्या है। तो एक भले आदमी ने आपको बताया था स्केलर हो या कांस्टेंट हो, उसको अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। अगर ये कांस्टेंट मान लो स्केलर एक्स है और वो वेक्टर क्या है हमारा ए, क्या है वो वेक्टर हमारा ए, तो ये जो एक्स ए वेक्टर आया है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब इसमें अगर ये एक्स पॉजिटिव है, क्या है, तो हमारे ए वेक्टर एंड एक्स ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, बट अगर ये एक्स क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट है, क्या है ये, तो भैया ए वेक्टर और एक्स ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट। अरे हाँ या ना, बताया था मैंने। अगर हम किसी ए वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 2a वेक्टर, और 2a वेक्टर और ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम। अगर हम ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं -2 से तो बनता है -2a वेक्टर, और वो -2a और ए वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, ए वेक्टर के जस्ट अपोजिट। क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या बोला हुआ है, एक्स ए वेक्टर इज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यस, हो सकता है, बट उसमें कंडीशन अप्लाइड कि वो एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, जो है वो क्या होना चाहिए हमारे, पॉजिटिव। क्लियर है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, उससे कोई बढ़िया ऑप्शन मिल जाए तो वो ले लेते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव है ऐसा उसने मेंशन नहीं किया। तेरे को क्या डाउट आ रहा है, स्केलर का जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव हो सकता है। स्केलर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सब हो सकता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ पॉजिटिव होता है। टेम्परेचर सुना है आपने, टेम्परेचर नेगेटिव में होता है नहीं, तो बस। तो स्केलर में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से, क्या मतलब है कि वैल्यू 0 से कम है स्केलर में। अब वेक्टर में नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्शन के साथ जाता है, लेकिन स्केलर में नेगेटिव नंबर जो है वो क्या दिखाता है कि वैल्यू 0 से कम है। तो स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। वेक्टर में नेगेटिव साइन हमेशा किसके साथ जाएगा, डायरेक्शन के साथ। क्लियर है, ये याद। अब तो पहला ऑप्शन
हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाइड है कि x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन किया नहीं है। दूसरा ऑप्शन बोला हुआ है x a वेक्टर इज a वेक्टर एंड कोलिनियर टू a वेक्टर। ये बात भी सही है, बिल्कुल सही बात है। चाहे हमारा ये वाला कॉम्बिनेशन हो या ये वाला कॉम्बिनेशन हो, दोनों ही कॉम्बिनेशन क्या हुए, कोलिनियर। डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, हम उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। जो वेक्टर एक लाइन पे लाई करे उनको क्या बोलना है, चाहे वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। अपोजिट चलेगा, सेम डायरेक्शन है तो चलेगा, अपोजिट चलेगा, डायरेक्शन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। डिफरेंट डायरेक्शन होगा तो कोलिनियर नहीं है। तो हमें पता है कि चाहे वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल, उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो मुझे बताओ पहले और दूसरे में से बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा होगा, दूसरा वाला, है ना। तो चाहे x पॉजिटिव हो या x नेगेटिव हो, वो हमेशा कोलिनियर तो रहेंगे ही रहेंगे, ये बात श्योर है। डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। अगर ये वाली लाइन नहीं दिया हुआ होता तो हम कौन सा, अगर ये ऑप्शन बी नहीं की जगह कुछ और होता तो कौन सा सेलेक्ट करते हैं, ए। लेकिन अभी इन दोनों में से बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है, तो वही बी वाला, क्योंकि x नेगेटिव भी तो हो सकता है ना। नेगेटिव हुआ तो उस टाइम डायरेक्शन सेम नहीं रहेगी, अपोजिट हो जाएगी। पोजीशन क्या लिखना है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। तो ये हमारा 22 कंप्लीट। अब हमारा 23 भी पूछा था आप लोगों ने। तो इंडिपेंडेंट नहीं है ना डायरेक्शन, हाँ, पर इंडिपेंडेंट मतलब वो डिफरेंट से मतलब, हाँ मतलब ये दो, हाँ। और चले अभी बढ़े हम आगे। 23rd में भी डाउट आ रहा है। 23rd तो हमने नोट में लिखवाया है कि भैया y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो क्या होता है, x कंपोनेंट अपॉन y कंपोनेंट। x एक्सिस के साथ एंगल बनता है तो tan थीटा, लिखा था ना हमने, tan थीटा इक्वल टू ry अपॉन rx, जिसमें थीटा किसके साथ एंगल बना रहा हो, x एक्सिस के साथ। थीटा y एक्सिस के साथ एंगल बनाता है तो rx अपॉन ry, दिखवाया था ये हमने। तो भाई वहां से होगा ये, इसीलिए नोट्स पढ़ो। कुछ जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ लो। मैंने सारी दुनिया की बुक्स के जो भी अच्छी चीजें हैं जो नीट में काम आ सकती, जेई में थोड़ा और आगे एक्स्ट्रा होता है, लेकिन जितना हमारे नीट एग्जाम की औकात है उतना जो है उससे ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे यूट्यूब में कोई भी बाबा आके बोले कि ये करना है, ये करना है, नहीं करना है, यही करना है, इससे ऊपर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी। वो नोट्स बढ़िया तरीके से पढ़ लो। हाँ, क्वेश्चन आप चाहे तो अलग बुक से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो, लेकिन थियरी के लिए वो नोट्स जो लिखवाए उनको एकदम घोट के पी जाओ, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। अब आपको मुझे बताओ, हमने वहां पर भी एक नोट लिखा है, जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो पहली याद किसकी आनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। किसकी याद आनी चाहिए, तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। आप डॉट प्रोडक्ट को क्या करो, डॉट प्रोडक्ट करो, इक्वल टू 0 करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, a1 i cap plus a2 j cap is a unit vector perpendicular to 4 i cap plus 3 j cap। देखिए अगेन ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन हो गया। क्या बोला है उन्होंने, ये वो यूनिट वेक्टर है, ये वो यूनिट वेक्टर है जो किसके परपेंडिकुलर है, ये a कैप लिख दूं यूनिट वेक्टर है तो a1 i कैप प्लस, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, आवाज नहीं आ रही, मैग्नीट्यूड क्या होगा, जिंदा लाशो, आवाज नहीं आ रही है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, अबे यार कैसे थकेले डॉक्टर बनोगे यार, वो पेशेंट आया तुम्हारे पास
वो खुद चला जाएगा कि वो लोग डॉक्टर मेरे से ज्यादा बीमार है, उसको देख के मैं खुद ज्यादा नर्वस हो गया, उससे ज्यादा फिट मैं लग रहा हूँ। मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालोगे? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस और इसको किससे इक्वेट कर देंगे हम? 1। तो क्या इक्वेशन बनेगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू 1। एक इक्वेशन हमें मजे से ये मिल गया। और दूसरी बात उन्होंने बोला है कि एक और वेक्टर है जिसको हम ले लेते हैं b वेक्टर मान लीजिए, वो क्या है? और बोला है कि ये जो हमारा a कैप है वो परपेंडिकुलर है किसके? यही बोला है उन्होंने। तो वापिस एक भले आदमी ने बताया था जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? तो इनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? खत्म। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? x को किससे मिला देना है? x को x से मल्टीप्लाई करो, y को x कौन है? a1। इसका x कौन है? 4 प्लस इधर y कौन है? a2। b का y कौन है? -3 इक्वल टू 0। तो ये आएगा a1 4 माइनस 3a2 इक्वल टू 0। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू मिला? a1 का वैल्यू मिल जाएगा 3/4 a2। क्लियर? तो a1 मिल गया मजे से। इक्वेशन लिखा हुआ है, वो क्या लिखा है हमारे पास? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या सॉल्व हो सकता है? यहाँ से वैल्यू को प्यार से ले जाकर किधर रखना है? 1 में। तो रखो यहाँ पर, कितना आएगा? 3/4 a2 का इसका होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 3/4 मतलब 9/16 a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व किया, कितना आया? 25। एलसीएम लेना आता है? श्योर? इक्वल टू 1। तो a2 इक्वल टू कितना आया? 16 डिवाइड बाय 25 कर देंगे स्क्वायर रूट 4/5। अगर a2 4/5 है तो a1 कितना होगा? तो दैट इज 3/5। तो ऑप्शन क्या आएगा? 3/5 और 4/5। पूरी रामायण पढ़ लेते हैं हम, एंड में पहुंच जाते हैं, फिर ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे आंखों से आंसू आ जाते हैं। 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट a। अब कैसे? अब ये 4 को 5 से डिवाइड करना है, होगा नहीं। तो हमने लगाया पॉइंट लगा के यहाँ लगा दिया 0। अब पता है क्या आएगा? 3/5 को क्या लिख सकते हैं हम? पॉइंट से। अब बताओ क्या दिख रहा है ऑप्शन? चैंपियन है हम। तुम लोग एक रील बनाओ। 3/5 को 0.6 कहते हैं, ये हमें नहीं पता था, इसलिए बायो बैच है हम। ऐसा वहाँ था ना, ये हमें नहीं पता है, ये इसलिए बायो बैच है। हाँ वो देखो रील, वो कंटेंट दे रही है वो। क्या और क्या बोल सकते हैं? कंटेंट भी मिल गया, देखो आप लाइव बना रही हो। चलिए खत्म हो गया। 25 खत्म। चलो भाई हो गया। भगवान का नहीं, गलत आपने क्या किया? आपने इसका यूनिट क्या निकाला? आपने आज तक देखा? अरे चचा
शांत बैठो। जो भी कर रहा है शांत बैठो। आपने क्या किया है कि ये यूनिट वेक्टर को इस दूसरे यूनिट वेक्टर के इसको इसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसके इक्वेट कर दिया, वो थोड़ा ना कर सकते। अरे आंसर तो कैसे क्या आता है? आपने क्या किया, ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया और उस यूनिट वेक्टर को इसके इक्वल कर दिया। वो कैसे होगा? इसका डायरेक्शन अलग है, इसका और इसके डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अरे पर जो तूने किया है क्या लिखा हुआ है इसमें? फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, आपस में बात नहीं करनी है। कितनी बार बोलो बेटा यार? ऑलरेडी नॉलेज हमारा जीरो है, हमें चीजें समझती नहीं है। हम फिर किसी को कुछ समझा रहे होते उस टाइम पे हम दूसरी बात करते हैं। सुनो, एक्सप्लेनेशन आराम से सुनो, डाइजेस्ट करो, चीजों को देखो, बात मत करो। डॉक्टर छोड़ो, कुछ नहीं बनोगे, सच बता रहा हूं मैं। जिस लेवल का कंपटीशन चल रहा है, और यही सबसे ज्यादा एंड में हडल बनेगा। समझने की कोशिश करो, हर चीज में बात मत करते रहो बैठे बैठे। और ये रियलिटी है। आपको लग रहा है कि भाई हम अगले बार बन जाएंगे, जब तक ये बढ़ेगा नहीं तब तक वहीं रहने वाले। सुनो आराम से, एक्सप्लेनेशन समझो। अगर हो गया लिख के तो देखो, हवाई नहीं लगेगी, घर जाके वापस से करोगे। पढ़ बेटा क्वेश्चन पढ़, क्या लग रहा है क्वेश्चन में क्या दिया? हाँ, अब इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये जो वेक्टर दिया हुआ है जिसको हमने एक लिखा है, वो जो दूसरा वेक्टर है उसके क्या है? परपेंडिकुलर। परफेक्ट है। अब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0, ये हमें पता है। आपने क्या किया है? आपने क्या है कि ए वेक्टर जो दिया हुआ है, ए कैप जो दिखा हुआ यूनिट वेक्टर, उसको बी के यूनिट वेक्टर के इक्वल कर दिया। बी के, इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या किया? दोनों का डायरेक्शन चेंज कर दिया, जबकि क्वेश्चन में बोला क्या है? एक दूसरे की तरफ। समझ में आया? इसलिए वो करें। क्लियर हुआ? तो जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, प्रेफरली कौन सा यूज करना हमें? डॉट प्रोडक्ट। क्या यूज करना है? डॉट प्रोडक्ट। तो हमने यहाँ पर भी क्या किया? डॉट प्रोडक्ट। लेकिन हुआ क्या कि एक डॉट प्रोडक्ट में कितने वेरिएबल आ गए थे? 2 वेरिएबल। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिला? वो बोला है कि वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो हमने 1 के इक्वेट करके 2 इक्वेशन हमें मिल गए, वहां से A1 A2 मिले। अब क्लियर है? किसी को और कोई डाउट? I क्रॉस प्रोडक्ट माइनस के क्या होगा? I कैप क्रॉस प्रोडक्ट माइनस के। हमने एक नोट लिखा था I, J और K। ठीक है? अगर मैं क्लॉकवाइज में मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं पॉजिटिव देता हूं। तो अगर मैंने I को J से मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव का K। अगर मैंने J को K से मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव I का। अगर मैंने K को I से मल्टीप्लाई किया तो क्या आना चाहिए? पॉजिटिव J। बरोबर? अगर मैं इसी का उल्टा कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? उल्टा। मतलब I क्रॉस K करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? तो हमने ये भी पढ़ा है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एंटी कम्यूटेटिव। आप A क्रॉस B करो और B क्रॉस A करोगे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्स। तो यहाँ पर ये कितना आएगा? -B। आपका क्या लिखा हुआ है? I क्रॉस माइनस साइन को बाहर निकाला, बना क्या ये? I क्रॉस K। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि I क्रॉस K कितना है? -J कैप। तो ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? समझ में आया? अब एक और क्वेश्चन, वो जो हम A क्रॉस B कर रहे थे, राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज कर रहे हैं? ये दो वेक्टर्स दिख रहे हैं हमारे पास। क्या लिखा है हमने? A क्रॉस B करना है। क्या करना है? तो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, कीप योर राइट हैंड ओवर A वेक्टर। अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो तो राइट हैंड को कहाँ रखोगे? तो राइट हैंड को कहाँ रखा हमने? A वेक्टर। अब इनमें से कौन सा A वेक्टर? ये रहा A वेक्टर, ये रहा B वेक्टर। राइट हैंड को रखा किस पे?
फिंगर्स को करना है कर्ल किसकी तरफ, थंब किधर दिख रहा है, ऊपर, तो A क्रॉस B किधर आएगा, ऊपर, खत्म। अगर आपको B क्रॉस A करना है, क्या करना है, तो B क्रॉस A करना है तो राइट हैंड कहाँ रखेंगे, B वेक्टर पे रखेंगे। अब रखा B वेक्टर पे, फिंगर्स को कर्ल करना है किसकी तरफ, क्या फिंगर्स कर्ल हो रही है, तो राइट हमारे उल्टा रखा। अब फिंगर्स कर्ल हो रही है तो इसका मतलब थंब किधर आ रहा है, तो B क्रॉस A किधर, A क्रॉस B किधर, क्लियर है। हाँ जी बोलो सर। उधर माइनस को बाहर लिया तो अंदर माइनस आना चाहिए, माइनस आई आना चाहिए। क्वेश्चन 2 into -3। तो क्या आप एक बार क्वेश्चन 27 देखोगे? एक टाइम में एक आंसर तो हो जाएगा। 2 into -3, इसमें मैं माइनस को ऐसे बाहर लिखता हूँ, ये होता है 2 into 3, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन नहीं। 2 प्लस -3 होता, तो उसमें मैं माइनस को बाहर निकलता, तो इसमें यहाँ पे ये माइनस आता और ये प्लस। समझ में आया, क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन। चलो नहीं तो अलग ही हो गया। हाँ अब क्या है, 27। ए वेक्टर दिया हुआ है, तो वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स, किधर जा रहा है वो, वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है, माइनस के कैप, क्या होता है, माइनस के कैप, बरोबर। दूसरा वेक्टर कौन सा बोला हुआ है, बी वेक्टर, वो किधर जा रहा है हमारे, टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या होता है, तो माइनस के कैप को किससे मल्टीप्लाई करना है, आई कैप से। तो क्या आएगा, देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप, तो ये आ जाएगा, माइनस साइन बाहर है, दैट इज के क्रॉस आई, दैट इज माइनस के, और माइनस जे कैप मतलब क्या होता है, साउथ। आंसर क्या है, साउथ। अभी क्लियर, कोई कंफ्यूजन अभी, आपको बेसिक्स को पकड़ के चलना है, कुछ भी नहीं, जैसा लिखा है जैसा बोला है वैसा करना है। आपको आई क्रॉस जे करना है तो आपको मैंने पूरा वो साइकिल बनाया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बस वैसा फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आंसर आएंगे। क्लियर, अरे आया ना, चलो ठीक है। तो ये, और किसी को कुछ पूछना है वेक्टर में, श्योर, चले हम आगे, क्लियर है। अब थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार क्लास नोट्स को वापिस से अच्छे से रिवाइज करो, पूरे एकदम ईमानदारी से, हर एक नोट को एकदम अच्छे से पढ़ो, फिर वापिस से क्या करो, एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस जो है वो वापिस से सॉल्व करो, है ना। अब वापिस से एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करो, अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो लेकिन प्रैक्टिस होगी वहाँ पे। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन को वापिस से प्रैक्टिस करना है, तो ये पूरा आपको लिखना ही है, पर मुझे एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस आप वापस से सॉल्व करके लाके चेक करवाएंगे, ठीक है। चलो अभी हेडिंग डालो, प्रैक्टिकल फिजिक्स। क्या हो रहा है, लास्ट वाला वो था ना, तो कुछ बताएं, क्या इसमें क्या डाउट डाउट आ रहा था, वो कैसा करने का है, हाथ से नहीं करने का, लास्ट वाला हाँ नहीं वही बोल रहा, हाथ से वो एक्स वाई जेड कंफ्यूज होगा, इससे बेटर ये जो लिखा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से उससे करने का। मैंने हाथ से कहाँ बोला है कि हाथ से करने का, आंसर बरोबर आएगा, और वहां तेरे को आई जे के वो एज्यूम करना पड़ता है, तो उससे बेटर है जब आपके पास सीधा सही चीज है, जब आपको पता है कि मुझे आई जे के के साथ डील करना है, तो सीधा बस आई जे के बनाने में क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड है, हमेशा हर क्वेश्चन को, अब जैसे 2 दिए हुए वहाँ आराम से करो, लेकिन हम आपको कुछ गलती नहीं, कुछ कंफ्यूजन नहीं आए, आपको एक्स वाई जेड डायरेक्शन अज्यूम नहीं करना है, तो सीधा बस आपको पता है आई जे के लिखना है। क्लॉकवाइज में अगर मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव आएगा, 2 मिनट लगेंगे, लिख देंगे, क्या दिक्कत है, और वहां से सही आंसर वाला आराम से उसको पता चल जाएगा। अरे आई क्रॉस के क्रॉस आई कर रहा हूँ तो क्या मिल रहा है मुझे, जे मिल रहा है। अब यहाँ इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो जे मिला, बाहर नेगेटिव था वो आ जाएगा।
चले हम आगे। चल, तो हेडिंग डालना है नया चैप्टर नया पेज, उसका नाम है प्रैक्टिकल फिजिक्स, और उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वर्नियर कैलिपर। ये यूनिट्स के अंदर ही है, ये यूनिट्स चैप्टर का ही पार्ट है। तो आपका एक्चुअली में चैप्टर का नेम क्या है? यूनिट। आपको यूनिट के अंदर अंकित सर ने प्रैक्टिकल फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चन है वो नहीं कराए। यूनिट्स हो गया आपका पूरा कंप्लीट। हाँ, उसमें आपको सर ने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के क्वेश्चन जो है वो नहीं कराए हैं, तो वो क्वेश्चन जो है हमें अभी कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल फिजिक्स और आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? मॉड्यूल के अंदर कहाँ मिलेंगे? यूनिट्स चैप्टर में। तो लिख देना ऊपर की वही है चैप्टर जो है वो कौन सा है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और उसमें पहला इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो है वर्नियर कैलिपर। पहला जो है वो हमारा क्या है? वर्नियर कैलिपर। अब ये वर्नियर कैलिपर दिखता क्या है? वर्नियर कैलिपर कैसा दिखता है? देखो, इसका मैं एक फोटो भेज रहा हूँ ग्रुप पे। और वो डायग्राम आपको बनाना है, अभी नहीं, घर पे बना के लाओ या प्रिंट निकाल के चिपका के लाओ, जो इच्छा वो करो। हाँ, मेरी बुक में इसी में क्वेश्चन मैं सब्जेक्ट एक ही पढ़ाता हूँ। प्रैक्टिकल फिजिक्स का पार्ट है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स बोलते हैं। अब क्या दिया हुआ देखो, वर्नियर कैलिपर जो मैं पढ़ा हूँ, कुछ भी पढ़ा हूँ मेरी बुक, जो अंकित सर कुछ भी पढ़ा हूँ उनकी बुक, अमित सर कुछ भी पढ़ा हूँ उनकी बुक। केमिस्ट्री भी बीच में अगर हम पढ़ाने लगते हैं तो भी हमारी बुक में ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, बता रहे। अब ये देखो हमारे पास में वर्नियर कैलिपर दिख रहा है सबको ये। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि इसमें आपने दो स्केल आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना? दो स्केल अगर आप ध्यान से देखो, इसमें दो स्केल है, एक नहीं है, दो स्केल है। एक स्केल नहीं है, यहाँ पर दो स्केल है। दिख रहा है दो स्केल? ये देखो, ये डायग्राम को ज्यादा दिल पे नहीं लगाना है, सिर्फ समझने के लिए। अब ये वाला जो स्केल है देखो, ये दिख रहा है, यहाँ ऐसे रीडिंग्स दिख रही है, इसको हम बोलेंगे मेन स्केल। क्या बोलेंगे इसको हम? मेन स्केल। और एक और यहाँ पर ये ऐसा, ये इस तरह से एक और दिख रहा होगा, देखो इसको हम बोलेंगे, यहाँ छोटे छोटे रीडिंग्स और दिया होगा, दिख रहा है? इसको हमने बोला है वर्नियर स्केल। क्या बोला है इसको हमने? वर्नियर स्केल। तो यहाँ हमारे पास दो स्केल है, एक है मेन स्केल, दूसरा क्या है? वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का काम क्या होगा? मान लो जैसे ये 0, 1, 2 है, तो अभी आपका मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो उसकी रीडिंग यहाँ 2 और 3 के बीच में आ रही है। किसके बीच में आ रही है? 2 और 3। तो वो जो 2.4 है, 2.3 है, 2.5 है ना? वो पॉइंट के बाद, 2 के बाद पॉइंट में कितना नंबर है, वो रीडिंग आपको कहाँ से मिलेगा? वर्नियर कैलिपर से। कहाँ से मिलेगा? वर्नियर स्केल से। कहाँ से मिलेगा वो? वर्नियर स्केल से। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर इसको एक चीज समझा कि हमें यहाँ दो स्केल होंगे, एक वर्नियर स्केल होगा और एक मेन स्केल होगा। वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल की जो रीडिंग्स के बीच में जो छोटी छोटी रीडिंग्स होती है, उन रीडिंग्स को मेजर करने के लिए काम आएगा। क्लैरिटी है? देन उसके बाद में ये वर्नियर स्केल एक्चुअली में क्या क्या मेजर कर सकता है? ये जो दोनों जॉज दिख रहे हैं यहाँ पे, इनके बीच में अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा, ये लिखा हमने,
तो इस ऑब्जेक्ट का ये क्या मेजर करेगा? एक्सटर्नल डायमीटर। क्या मेजर करेगा? एक्सटर्नल डायमीटर। बट अगर आप चाहते हो कि मान लो आपके पास में इस तरह का कोई वेसल है, उसका आपको इंटरनल डायमीटर मेजर करना है। क्या मेजर करना है? तो इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए ऊपर के जॉस दिख रहे हैं, इसमें इस तरह से ऑब्जेक्ट को बीच में डाला जाता है और वो अंदर से, आप देखो उसका डिजाइन भी इस तरह से बनाया हुआ है। ये उसमें जो है ऑब्जेक्ट को इस तरह से बीच में डाला जाता है और यहाँ पे उसका क्या मेजर करेगा? इंटरनल डायमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर पा रहा है, इंटरनल डायमीटर मेजर कर पा रहा है, और साथ में आप पीछे देखो इस तरह से एक रॉड जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? वो क्या करेगा? ये कंटेनर, ये वेसल यहाँ डाला, ये उसकी डेप्थ मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? डेप्थ। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? एक्सटर्नल डायमीटर, लिख दो। वर्नियर कैलिपर is used to measure external diameter, internal diameter and depth of vessel. External diameter, internal diameter and depth of a vessel. And depth of a vessel. Internal diameter and depth of a vessel. And depth of a vessel. ठीक है, अब यहाँ तक तो क्लैरिटी आ गई, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो इंटरनल, एक्सटर्नल और डेप्थ ऑफ द वेसल को मेजर करेगा। डायग्राम के लिए आप देख लो, आपको जितना स्पेस छोड़ना है वो छोड़ दो। आप चाहे तो खुद बना सकते हैं, आपकी ड्राइंग अगर माशाल्लाह है तो आप प्रिंट आउट निकाल कर चिपका सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब पर ये हमारे नोट्स में होना चाहिए, कैसा दिखता है वो तो पता चले, ठीक है। अब उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है इसमें वो है लीस्ट काउंट। क्या है? लीस्ट काउंट। हमारे पास स्केल है, इसके पास सबको जरूर ये स्केल दिख रहा है हम लोगों को। अगर मैं इस स्केल में आपसे पूछूं कि सबसे छोटा डायमेंशन आप क्या मेजर कर सकते हो? मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। सबसे छोटा जो डायमेंशन आप मेजर कर सकते हो, ये 0 से स्टार्ट हुआ, ये सेंटीमीटर, ये 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसा दिया हुआ है। इसके बीच की लाइंस कौन सी होगी? मिलीमीटर। तो सबसे छोटा डायमेंशन आप जो मेजर करोगे वो है मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। इससे छोटा मेजरमेंट आपके इसमें पॉसिबल नहीं। सबसे छोटा डायमेंशन जो आप मेजर कर सकते हो, जैसे ये 0 की लाइन है, 0 के बाद में आ रही है 1, फिर आ रहा है 2, तो आप सबसे छोटा डायमेंशन क्या मेजर कर सकते हो? ये। इससे छोटा डायमेंशन आप मेजर नहीं कर सकते। तो ये सबसे छोटा डायमेंशन जो यहाँ पर कितना है? 1 mm। तो हमारा स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट जो है वो कितना है? 1 mm। इससे कम हम इस स्केल में मेजर नहीं कर सकते। अगर मुझे और छोटा डायमेंशन मेजर करना है, लाइक मुझे 0.1 मेजर करना है, क्या करना है? तो उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? वर्नियर। उससे भी छोटा डायमेंशन मेजर करना है, लाइक 0.01 मेजर करना है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्क्रू गेज की। किसकी जरूरत पड़ेगी? और भी छोटा डायमेंशन मेजर करना है तो और भी बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन इस स्केल की औकात नहीं है 1 mm से छोटा वाले। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अब कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डिराइव करना पड़ेगा। तो अब इसने वो क्या किया है? आइडियली अभी वर्नियर कैलिपर में है क्या? ये 0 और 1, ये दिख रहा है आपको 0 और 1। इस 1 mm के अंदर जो है छोटी रीडिंग्स के लिए, वो छोटी रीडिंग के लिए उसने एक और नया स्केल डिजाइन किया। वो क्या है? वर्नियर स्केल। जैसे बोला ना, ये मेन स्केल में लाइन 0, 1, 2, 3 ये सब mm में। इन mm के लाइंस के बीच वाला जो मेजरमेंट करना है उसके लिए हमारे पास कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। वो जो है हमारे 0 और 1 mm के बीच में भी अगर आपको रीडिंग चाहिए, mm से भी छोटा रीडिंग चाहिए, वो रीडिंग कौन देगा हमारे को? वर्नियर स्केल। क्लियर हो गया पहली बात। तो अब मैं ये जो 1 mm था उसको मैं बोलूंगा इस स्केल का लीस्ट काउंट। क्या बोलूंगा उसका मैं? लीस्ट काउंट का मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट इस स्केल के साथ पॉसिबल है वो क्या है?
1 mm से कम हम इसमें मेजर नहीं कर सकते। तो लिखो लीस्ट काउंट का डेफिनेशन, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट पॉसिबल विथ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट पॉसिबल विथ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट smallest measurement possible with any measuring instrument is called least count of the instrument, is called least count. It's called least count. अब क्या हुआ यार, एक बार हमने लीस्ट काउंट से सीख लिया, नीट वाले तो इतना नहीं करते, लेकिन जेई वालों ने जो है क्वेश्चन बड़ा इजी, उन्होंने लीस्ट काउंट के बदले बोल दिया वर्नियर काउंट। क्या बोल दिया उन्होंने? तो वर्नियर काउंट अलग से क्या है? वर्नियर काउंट कुछ नहीं, वर्नियर काउंट का मतलब होता है लीस्ट काउंट। जो हमारे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है उसको हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? वर्नियर काउंट। तो लिखो लीस्ट काउंट, नेक्स्ट टाइम लिखना, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑल्सो नोन एज वर्नियर काउंट। और वर्नियर काउंट के नीचे अंडरलाइन बना देना। तो कभी मैं वर्नियर काउंट पूछूं मतलब मैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर जो है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर is also known as vernier count, is also known as vernier count. विथ रिस्पेक्ट टू इंस्ट्रूमेंट रहेगा, मेन स्केल इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा डायमेंशन क्या मेजर कर रहा है उसकी बात चल, दोनों के हेल्प से मेजरमेंट होगी। वो इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा डायमेंशन क्या है, वो विथ रिस्पेक्ट टू मेन स्केल वर्नियर स्केल नहीं, इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा डायमेंशन जो मेजर हो रहा है वो है, तो इंस्ट्रूमेंट सबसे छोटा डायमेंशन जो मेजर कर रहा है उसको लीस्ट काउंट। यहाँ तक क्लियर हो गया है? अब ये लीस्ट काउंट निकालेंगे कैसे? नाउ असली चैलेंज अब शुरू होगा कि हम लीस्ट काउंट को निकालेंगे कैसे। देखिए, अब अगर मुझे लीस्ट काउंट निकालना है तो उसका मेरे पास में एक फॉर्मूला है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD माइनस VSD। मन में महेंद्र सिंह धोनी याद आ रहा है, विराट सिंह धोनी याद आ रहा है, ठीक है। तो MSD का मतलब यहाँ पर क्या है? मेन स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन का मतलब क्या है कि भाई जो डिस्टेंस होगी टू लाइन, दो सक्सेसिव लाइन ऑफ मेन स्केल के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलेंगे? मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब है डिस्टेंस बिटवीन, एकदम गरीब लैंग्वेज में लिखा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट में लाइन दिख रही हो मेन स्केल का, अगर मैं अच्छी लैंग्वेज में बोलूं तो मेन स्केल का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ वन डिवीजन। वन डिवीजन का जो लेंथ है उसको हम बोलते हैं मेन स्केल। लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल। सर डिवीजन यानी ऐसे 1 और 2 के बीच। हाँ, अब जैसे ये रहा हमारा मेन स्केल, मान लेते ये इसका पहली लाइन कौन सी होती है हमेशा? दूसरी लाइन कौन सी है?
तीसरी लाइन कौन सी है, चौथी लाइन कौन सी है। लाइन हमेशा 0 से शुरुआत होती है। लाइन हमेशा कहाँ से, वो 1 नंबर भगवान के भोग लगा दिया था। लाइन हमेशा 0 से शुरू हो है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये दोनों लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये किसको बोलते हैं, डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये मेन स्केल का डिवीजन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एम। ये भी कितना है हमारा, तो दो लाइंस के बीच का गैप, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस इज योर डिवीजन। जैसे आपके पास जो स्केल है उसका डिवीजन कितना है, इस स्केल का डिवीजन कितना है, तो आप बोलोगे सर ये जो दो लाइंस के बीच का गैप है ना, वो 1-1 mm का है ना। 0 के बाद में हर, ये देखो दो लाइन जो सक्सेसिव लाइंस आ रही है, ये छोटी छोटी लाइंस के बीच का गैप कितना है, 1 mm का है। कितना है, 1 mm। अगर आप बोलोगे सर बड़ी बड़ी लाइंस के बीच का गैप कितना है, तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर का। 0 के बाद 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। बड़ी लाइंस के बीच का गैप कितना है, 1 सेंटीमीटर। छोटी लाइंस के बीच का गैप कितना है, 1 mm। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? अरे इधर दीदी, इधर 0, 1 बड़ी बड़ी लाइन से उनके बीच का गैप कितना, ये डिवीजन हो गया। इसको हमने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर। और अगर छोटी लाइंस के बीच का गैप देखना है तो ये डिवीजन कितना है, 1 मिलीमीटर। क्लियर हो गया, डिवीजन मतलब समझ में आ गया। वैसे ही VSD का मतलब क्या है, वर्नियर स्केल डिवीजन। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन। ये चैप्टर बड़े ध्यान से समझो, क्यों मैं बोल रहा हूँ, हम बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ेंगे, 2-2 महीने तक चलेंगे, उसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। और ये 3 लेक्चर में खत्म करेंगे, इसमें से भी एक क्वेश्चन आएगा। मतलब 3 लेक्चर के अंदर आपके 4 मार्क्स 100% फिक्स। इसमें से क्वेश्चन आता ही, स्मार्ट लोग ऐसे ही वो चैप्टर को पिक करते हैं, इसमें से 100% क्वेश्चन आए। और उतना टफ नहीं आता है, बस क्वेश्चन को इसमें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक बार वो 8 आ गए, एक ही मेथड, एक ही तरीका है सॉल्व करने का, वो समझ में आ गया तो आराम से 4 मार्क्स फिक्स हो गए। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव लाइन ऑफ विच स्केल, और हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर। क्लियर है, ये MSD और ये हमारा VSD जो है वो। ठीक है, अभी ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इस पे हमें बहुत भारी डिस्कशन करना है अगले लेक्चर में। तो कुछ भी हो जाए, अपनी जान हथेली पे लेकर हमें अगले लेक्चर में आना है। अगले लेक्चर में नहीं आए तो फिर 4 मार्क्स भूल जाए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। नाम तो लिखा है, OMR पे, OMR पे भी नाम नहीं लिखा है, रोल नंबर भी नहीं लिखा है। ठीक है, मैं जो मुझे मिलेगा जिसको कुछ नहीं लिखा है वो आपका होगा। और तो कोई ऐसा इंसान नहीं है। तो वो जब मार्क्स आएंगे जहाँ नो नेम वाला है वो नेम दूंगा। मैरिज ग्रुप पे क्या है, भाई